हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह कौरव करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। नंबर सिस्टम में एक लास्ट पार्ट आपका बचा हुआ था जहां हम नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक पॉइंट बचा हुआ है संख्या पद्धति में नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होगा दोस्तों गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। तो दोस्तों ये आपका नंबर सिस्टम का लास्ट पोर्शन है और देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच रहेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, गुणनखंडों का मतलब आप समझ पा रहे हैं, हम उन सभी संख्याओं की बात कर रहे हैं जिनसे किसी भी दी गई बड़ी संख्या में भाग दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बात करता हूं, जैसे मैंने बोला 48 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 48 के फैक्टर्स ज्ञात कीजिए, तो आप बोलोगे 48 में किस किस से भाग दिया जा सकता है। वो नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 16, 24 और 48। ये वो संख्या है जिन सभी से 48 में भाग दिया जा सकता है। तो दोस्तों इन्हीं को ही हम गुणनखंड बोलते हैं। लेकिन आप समझिए ये बहुत छोटी संख्या है जिसके हम आसानी से गुणनखंड निकाल पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि किस किस से कटेंगे। लेकिन अगर आप इस मेथड से मैं आपसे बोलूं कि बताइए 1280 के गुणनखंड क्या होंगे, तो ये तरीका तो आप बोलोगे बहुत बेकार तरीका हुआ। क्यों? क्योंकि हम 100% भूल जाएंगे कि किसी संख्या का इसमें भाग जा रहा था कि नहीं, हम कोई ना कोई संख्या मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि गुणनखंडों की संख्या पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए इसमें जो पहले प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। और एक ये भी पूछा जा सकता है कि जो भी कुल अभाज्य गुणनखंड है वो भी ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों ये जो हमारा एमपी कांस्टेबल का पेपर रहेगा उसमें अगर नंबर ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आएगा तो चांसेस है इन चारों में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें गुणनखंडों का योगफल, उनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल और एवरेज यानी औसत भी पूछा जाता है। लेकिन जिस लेवल का हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको ये चारों चीजें पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों समझते हैं, एक एक नंबर से मैं एक एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ सारी चीजें। फिर इस स्लाइड में जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप अपने लेवल पे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने 48 का एक एग्जाम्पल लिखा था, हम ये समझ रहे थे कि 48 के फैक्टर क्या होंगे। तो आप देखिए अगर मैं गिनूं इनको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कुल 48 के 10 फैक्टर बन गए यानी 10 गुणनखंड बन गए दोस्तों। इसमें ही जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 10। अगर इसमें बोलूं कि कुल सम गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स बताइए तो सम गुणनखंड क्या बनेंगे दोस्तों। तो देखिए एक ये है सम गुणनखंड यानी 2, एक 4, एक 6, 8, 12, 16, 24 और 48। ये सभी के सभी गुणनखंड हमारे इवन यानी सम है। और विषम का मतलब आप समझ पा रहे हो, ऐसे गुणनखंड जो ऑड यानी जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो जैसे यहां पर बात करेंगे तो एक है 1 और एक 3, यही 2 विषम गुणनखंड है। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब आप समझ पा रहे हैं, हम ऐसे फैक्टर्स यानी गुणनखंड पता लगाना चाह रहे हैं जो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करें यानी अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करें। जैसे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 2 है, एक 3 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि सारी की सारी चीजें आप बिना नंबर डिवाइड किए हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस पर। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ये 48 का ही मैं बता देता हूं आपको।
कि आप इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, हम बिना ये डिवाइड किए हुए नंबर को बिना बांटे हुए। देखो अभाज्य गुणनखंड करना आपने सीखे हैं इस तरह से, जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे आगे चल के तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जैसे 48 के अगर मैं गुणनखंड निकालूंगा तो आप बोलोगे 2 से ये 24 बार कट जाएगा, 2 से ये 12 बार कट जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। दोस्तों यही फैक्टर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यानी 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3। दोस्तों यहाँ 2 की घात 4 है, ये ध्यान रखेंगे, और 3 की घात कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो हम मान के चलते हैं 1 होगी। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले, कुछ तरीके लिखता हूं जिनका यूज करके आप आसानी से जो 4 क्वेश्चन मैंने अभी लिखे थे उनमें से आप कुछ ही फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात आप समझ पाए होंगे कि कैसे हमने इसको ब्रेक किया है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन क्या था कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछी जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी गई है उसको आप प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों में ब्रेक करेंगे। यानी देखिए अभाज्य गुणनखंडों का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ जो भी फैक्टर्स आप संख्या लिख रहे हो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर्स बनेंगे इनको हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। तो दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या में हम क्या करते हैं कि जो भी क्रम से जो भी दी गई है, 2 की घात या 4 है तो जितनी भी घात है उनमें 1 बढ़ा दीजिए। जैसे 2 की घात 4 थी तो मैंने 1 बढ़ा दिया, ये कितना हो गया 5। और यहाँ 3 की घात कितनी है 1, तो 1 में भी 1 बढ़ा देते हैं यानी 2 हो जाएगा। और बीच में गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 5 और ये 2, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 10। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया, अभाज्य गुणनखंडों में भाग किया इनमें, और फिर जो भी घात दी गई है उनमें एक एक बढ़ाकर एक एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2 और गुणा कर दिया, 10 हमारा आंसर था। तो दोस्तों आपने यहाँ चेक किया था कि 10 ही संख्या थी कि नहीं थी? बहुत बढ़िया। अगले टाइप पर आते हैं। अगर हमसे ये बोला जाएगा कि कुल इवन जो फैक्टर्स हैं यानी सम गुणनखंड है वो बताइए कैसे निकाले जाएंगे। तो देखिए अगर सम गुणनखंड पूछे गए हैं, मैं इसको भी हटा ही देता हूं, इसको भी हटा देते हैं, आप भी समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे आपने ये। तो देखिए अगर मैं यहां लिखूं कि कुल, यहां पर दूसरा प्रश्न था कुल सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो जो सम गुणनखंड होंगे उनको निकालने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों? तो देखिए यहां अगर 2 है, 2 की पावर जितनी है उसको नहीं बढ़ाएंगे, जैसे अभी हमने पिछली बार में बढ़ाया था, तो 2 की पावर 4 है, हम यहाँ 4 ही लिखेंगे। बाकी जितने भी संख्या है सभी की पावर बढ़ा देंगे, यानी सभी की घातों में एक एक बढ़ा देंगे। जैसे 2 की घात 4 थी, हमने 4 ही लिखा। अगली बार 3 की घात कितनी है? 1, लेकिन यहाँ बढ़ाया जाएगा तो 2 लिख दूंगा, कितने आ जाएंगे? 8। क्या ये बात समझ पाए दोस्तों की नहीं? तो आपने देखा कि हमने कैसे सॉल्व किया। ये तीसरे नंबर का प्रश्न होता है कि कुल विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों वैसे तो आप बोल सकते हैं कि कुल जो गुणनखंड है उसमें से सम घटा दीजिए तो विषम आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में तीनों चीजें नहीं पूछेगा, कोई एक ही चीज पूछेगा। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कुल विषम गुणनखंड पूछे गए हैं तो आपको जो पहली वाली यानी सम संख्या की जो भी घात थी वो नहीं लेना है, वो संख्या ही छोड़ देनी है। उसके आगे की जो भी बची हुई है उसकी ही पावर हम लोग बढ़ाएंगे यानी घात बढ़ाएंगे। तो कुल विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये 2 की घात 4 था तो इसको नहीं लेना है क्योंकि ये सम संख्या बना देता। विषम पूछा गया तो हम विषम संख्या लेंगे, यानी 3 की घात 1 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 + 1 यानी 2। इतनी सी बस बात ये थी। तो ये बात समझ पाए दोस्तों कि नहीं? आखिरी जो पूछा गया था हमसे कि कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो कुल अभाज्य गुणनखंड मैं आपको बता देता हूं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे। देखिए जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे जाए तो अभी तो हम हर बार तीनों ही बार क्या कर रहे थे, जो भी घातें दी गई हैं अगर कुल गुणनखंड पूछे गए तो सभी जगह एक एक बढ़ा रहे थे। अगर विषम गुणनखंड पूछे गए तो हमने 2 को बिल्कुल हटा ही दिया, और अगर सम गुणनखंड पूछे गए तो जो भी 2 की घात थी वो रहेगी एज इट इज, बाकी आगे सभी की घातें बढ़ती जाएंगी एक एक से। जबकि कुल अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करेंगे, यहाँ घातें बढ़ाई नहीं जाएंगी, जो भी दी गई हम एज इट इज लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 की घात कितनी है? 4,
यहाँ एक 3 की घात कितनी है 1, इनको जोड़ देंगे दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ पाएगी नहीं दोस्तों? चलिए देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन से बढ़ते हैं। इस पर जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इनको ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए बोला गया है 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए रहा, अगर 60 के गुणनखंड, ये बहुत छोटा सा नंबर है, तो इसको आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। मैं कोई और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे ये 250 है, चलो अच्छा, भाजक और गुणनखंड एक ही सेंस होगा दोस्तों, ये अलग अलग नहीं है। तो भाजक आ जाए या गुणनखंड आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर 250 के हमसे गुणनखंड पूछे गए, तो आपको मैंने क्या बताया, 250 को आप प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। तो क्या 25 को मैं 25 इंटू 10 नहीं लिख सकता हूं? और 25 का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर, और 10 का मतलब 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 2 की घात 1 और ये 5 की घात 3। क्या ये बात समझ पाए दोस्तों के नहीं? अब आप बताइए, 2 की घात कुछ भी नहीं, 1 लिखा। हमसे बोला गया था कि हाउ मेनी डिवाइजर्स, यानी कुल कितने भाजक हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर कुल गुणनखंड निकालने हैं तो जो भी घात है उनमें एक एक बढ़ा दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 यानी 8। तो जो भी ऑप्शन में 8 रहेगा ये हमारा आंसर रहेगा। क्या यहाँ तक की बात समझ पाए दोस्तों के नहीं? चलिए देखिए, अब आगे जो क्वेश्चन हमें दिए गए, जैसे 400, ये दिया गया 44,100 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 441 इंटू 100। और ये क्या है, 441 क्या है, 41 का स्क्वायर है यानी वर्ग है। तो 21 इंटू 21 इंटू 10, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 100 का मतलब क्या होगा, 25 इंटू 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखिए रहा दोस्तों, 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 3 और 7 इसमें भी है, 3 और 7 इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हो गया 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। देखो दोस्तों मैंने क्या बोला, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। तो दोनों में से 3 3 स्क्वायर और दोनों में से 7 7 स्क्वायर, और बाकी बची संख्या मैंने एज इट इज लिख दी। आप चाहो तो इनको क्रम से भी जोड़ सकते हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, या डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो 2, अब यहाँ पावर में मैं डायरेक्ट एक जोड़ दे रहा हूँ। तो 2 दिया गया था तो 3 लिखा, यहाँ 2 दिया गया तो 3 लिखा, यहाँ भी 2 था तो 3, और 2 है तो 3। तो 3 पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 81, यानी 81 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों गुणनखंडों पर आधारित क्वेश्चन इतने ही सरल, इतने ही आसान होते हैं, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है 1610 है, आप इसको 161 इंटू 10 में ब्रेक कर सकते हैं और देखेंगे कि किसका डिविजन है। तो ये 7 का डिविजन होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। तो ब्रेक करके सेम मेथड, सेम तरीके का उपयोग करके आप लोग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो फैक्टर से रिलेटेड थे, गुणनखंडों से रिलेटेड थे। मैंने आपको 4 तरीके बताए इसमें कि प्रश्न बनने के 4 तरीके हो सकते हैं। चारों को आप अपने नंबर, अपने लेवल पे कोई भी एक संख्या लीजिए, उनसे आप ट्राई कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं नंबर सिस्टम के हमने जितने भी टाइप पढ़े हैं, इन पिछली 3 क्लासेस और आज का छोटा सा पार्ट मिलाकर, उन सभी को आप प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट्स रहते हैं उनको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।